मई 2017 वो टाइम, वो मौका जहां एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर, ऑफिस में और ऑन साइट छापे मारे गए एक हसास इदारे की जानिब से। हसास इदारे के जो सरबराह थे, या उस टाइम के वो डीजीसी थे, लेकिन उसके बाद वो सरबराह बने, डीजीआईएसआई फैज हमीद थे। फैज हमीद के हवाले से 2023 के अंदर जाकर, नवंबर 2023 के अंदर जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा हसास और सीरियस और संगीन मामला है, इसको इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, मिलिट्री इसको देखे। अदालत ने जब ये फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो बाकायदा तौर पर फौज ने खुद एहतसाबी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगस्त 2024 में यह खबर आई कि जी फैज हमीद मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं। अगस्त से लेकर 3 महीने का दौरानिया गुजरा, और 3 महीने के दौरानिया के बाद तकरीबन दिसंबर के अंदर आकर 10 दिसंबर को टू बी प्रिसाइज फर्दे जुर्म आयद हो गया फैज हमीद पर, जो कि सितंबर 5 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल फैज हमीद का शुरू हो चुका था। और अब टू बी प्रिसाइज 15 महीने बाद और 1 साल के बाद फर्दे जुर्म आयद होने के एक ऐसा फैसला आ गया है, जिसके हवाले से जरा सुने कि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते क्या हैं। फैज हमीद केस इसका मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। अब ये सारा मामला खुद एहतसाबी का अगर यहीं तक होता तो बात अलग थी, लेकिन जो डीजीआईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, उसके आखिरी 2 लाइनें इतनी अहम है कि ऐसा लगता है कि ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। टू बी पिन पॉइंटिंग मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्विस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। यहां सियासी अनासर की बात की जाए तो किसी और की बात तो हो नहीं सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात होगी, क्योंकि इसी के बाद 9 मई का मामला हुआ। उन्हीं के साथ मिलकर वो चीफ बनना चाहते थे, वो रोकना चाहते थे करंट फील्ड मार्शल का रास्ता। और साथ जो बाद में बाजवा साहब को शिकायत हुई वो यही हुई कि पेशावर के कोर कमांडर बनने के बावजूद भी इस्लामाबाद के चक्कर लग रहे थे। इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई जा रही थी कि आप मुझे चीफ बनाएं और बाजवा साहब को रिटायर करें तो आपके 10 साल आगे के पक्के हैं। तो सियासी मामलात के अंदर जो होगा, उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है, जरा वो सुने। वो एक सियासी मुशीर भी थे पीटीआई के, तो ये तो ताने बाने बानी पीटे से बिल्कुल मिलते हैं। वो पीटीआई के एडवाइजर रहे। 9 मई हो, बाकी इंतशार के मामलात हो, एजिटेशन हो स्टेट के खिलाफ, साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब कुछ बात की मैं भी एनी शाहिद कह लीजिए या गवाह कह लीजिए, या कुछ चीजें देखी भी हुई हैं। एज ए सहाफी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कुछ जो चीजें देखी हैं उसके अंदर ये बात भी तय थी कि उस टाइम पर जनरल फैज के हवाले से बहुत सारे सियासतदानों को, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये कहा करते थे कि अभी जो उस टाइम की अपोजिशन थी, जो अब की हुकूमत है, उनके लिए और मसाइल पैदा होने वाले हैं। फिर ये बात भी बाकायदा तौर पर हमें बताई गई कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर पीटीआई ने कहीं किसी से कॉल करने की जहमत नहीं की, रीच आउट करने की जहमत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के वोट भी पड़े और फिर पीटीआई ने चुप करके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको भी वोट किया। ये कैसे हो गया सारा कुछ, इसके ऊपर भी बड़े सवालात उठते हैं। बट बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 फिरौन कहा है। किसको कहा है, सुने। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा मिला है। ये एक तारीखी फैसला जरूर है। सियासी जिंदगी में 2 ऐसे लोग जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जो अपने वक्त के फिरौन थे, एक तो खान साहब खुद है, एक ये जनरल फैज साहब। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ राज फाश किए कि बड़ा मुश्किल कर दिया था जनरल बाजवा ने, उस टाइम के चीफ ने अगली तैनाती के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली नए चीफ की तैनाती थी, वो क्या कहते हैं वो भी सुने।
جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن جو ہے میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس جاتے رہے. جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا, کبھی لالچ کبھی دھمکی, اسٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے انہوں نے اپنائی رکھی. اس قسم کی روایت جنرل باجوہ نے ڈالنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ فیض ہی جو ہے آرمی چیف بن جائے. اب یہ صورتحال تھی. کہانیاں بڑی ہیں سنانے کو آپ کے پاس, میں ذاتی آپ کو بڑی کہانیاں سنا سکتی ہوں جو کہ مجھے معلوم ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. ہمارے ساتھ وہ ہیں جو کہ کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہو بھی رہی ہیں. سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں. لیکن واڈا صاحب, بفور آئی کم ٹو یو, آپ ہی کا ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کا کلپ, جس ٹائم پر آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی ہے. وہ کیسے قبول ہوئی ہے میں پھر آپ سے پوچھوں گی. ذرا پہلے وہ والا کلپ میں آپ کو سناتی ہوں. ٹھیک آج سے 1 سال پہلے کیا کہا تھا, لاسٹ ایئر دسمبر 2024 13 دسمبر. سنیں. سزا کیا ملے گی؟ دعا میری یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید ہو یا اس کے چانسز کتنے؟ دیکھیے جی, میوٹنی اور ٹریٹر اور غداری کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے, تو اس کے چانسز تو بھرپور ہیں.